Good evening to all of you. I, Dr. Sudhir Kumar Awasthi. Today I will discuss about anti-defection law, that is दल बदल कानून. अब इसमें हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे. पहला है व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, व्हाट आर द ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, क्वेश्चंस ऑफ split and merger loopholes in anti-defection laws, reforms to anti-defection law, 91st Amendment, what is not defection, is disqualification under anti-defection law judicially revivable, does anti-defection law curtail the rights of free speech of legislators. इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे. Anti-defection law act applicable to both parliament and state assemblies specifies the process for the presiding officer of a legislature, that is the speaker, to disqualify a legislator on grounds of defection based on petition by any other members of the house. अब बात आती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से था या इसे बाद में जोड़ा क्या. इन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि दल बदल कानून है क्या और इसकी ओरिजिन कब. ये सब बात है 1967 में, जब उस समय हरियाणा में हॉर्स ट्रेडिंग बहुत तेजी से था. हॉर्स ट्रेडिंग मतलब जब कोई विपक्षी पार्टी सदस्यों को लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है तो इस खरीद फरोख्त को पॉलिटिक्स में हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है. बात है 1967 की, जब पटौदी विधानसभा से क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य गयालाल ने 1967 में एक स्वतंत्र मतलब उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो शामिल हो गए. तो उसके बाद विद इन अ वीक उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली. फिर उसको छोड़कर राष्ट्रीय कांग्रेस में आ गए. फिर कांग्रेस को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए. राजनीतिक रूप से खराब होने के बाद फिर वापस वो कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए. 9 घंटे के भीतर वो फिर संयुक्त मोर्चे में यूनाइटेड फ्रंट में ज्वाइन कर लिया. जब गयालाल ने संयुक्त मोर्चा छोड़ा और कांग्रेस में शामिल हो गए तब कांग्रेस के एक नेता थे राव बिनेन सिंह. उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और गयाराम को भी उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया और भरी कॉन्फ्रेंस में राव ने गया राम आया राम का नाम घोषित कर दिया और उन्हें एक नया टाइटल दे दिया, गया राम आया राम. इसलिए राजनीतिक एक सम्मेलन में गया राम आया राम. अब इसका परिणाम क्या हुआ? हरियाणा विधानसभा भंग हो गई और वहाँ दूसरे बार 1968 में चुनाव कराने की चुनाव आयोग ने घोषणा की. अब बात देखिए, 1967 के बाद गयालाल अक्सर राजनीतिक दलों को बदलते रहे. हरियाणा में कई पार्टियों के तहत विधानसभा चुनाव लड़े. 1967 में वो आर्य सभा के उस बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ा. 74 में चौधरी चरण सिंह के उसमें भारतीय लोक दल के पार्टी में शामिल हो गए, वहाँ से चुनाव लड़ा. जनता पार्टी से जीते. 1977 में लोक दल और जनता पार्टी एक ही में विलय हो गया. फिर गयाराम फ्लोर क्रॉस करते रहे, आया राम गया राम चलता रहा और उसका बेटा भी उदयभान भी एक नेता बना. 1967 में उसने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की, जो बहुगुणा का गुट था, हेमवती नंदन बहुगुणा जी का गुट था. 1991 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1996 में एक फिर निर्दलीय लड़े. 2004 में फिर क्रॉसिंग विरोधी कानून के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा. 2005 में फिर ये कांग्रेस से चुनाव लड़े.
कहा जाता था कि 1996 में हरियाणा के गठन के बाद राज्य की राजनीति में 5 राजनीतिक वंश, लाल तिकड़ी, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल के साथ साथ भाई भतीजावादियों का दबदबा न बना होता, हुड्डा कबीले और राव कबीले के रूप में बना हुआ था। अब बात आती है कि इन सब के तहत दल विरोधी कानून है क्या? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन एक्ट के रूप में मान्यता दी गई और उसे उसमें शामिल किया गया। मूल संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। इसे राजीव गांधी सरकार ने 1985 में संविधान में एक संशोधन के द्वारा शामिल किया, जिसका मुख्य पर्पस था कि विधायकों का एक लालच के द्वारा इधर उधर जाने पर रोक लगा। अब बात आती है कि डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे लगाया जाएगा। जो अगर कोई पार्टी का सदस्य चुनना हुआ विधायक या MP MLA जाता, तो उसमें कहा गया पहला पॉइंट कि यदि एक जो इलेक्टेड मेंबर है वॉलंटरी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी अपनी छोड़ देता है। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि यदि वह इस तरह के हाउस में जो वोटिंग हो रही है उसमें शामिल नहीं होता है और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा उसे डायरेक्शन दिए जाते हैं उसमें भी शामिल नहीं होता है, तो वह इस तरह के पार्टियों को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। उसकी अयोग्यता के लिए क्या कंडीशंस हैं? इस तरह की 15 दिन के भीतर उसको जो है अगर देखा जाता है कि नॉन पार्टिसिपेशन में है, उनकी पार्टी में शामिल नहीं होता है, तो उसे मान लिया जाएगा कि पार्टी के विरोध में काम कर। अब पॉइंट्स टू बी नोटेड रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 102 क्लास 2 है और 191 क्लास 2 है, दोनों एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इन दोनों का पर्पज है 1960 में शुरू हुई भारतीय राजनीति में एक बहुत वही जो इंसिडेंट हुआ था आयाराम गयाराम की, उसको रोकना और हॉर्स ट्रेडिंग की पूरी तरह से जांच कराना। जितने भी विधायक थे सबकी तरफ से जांच कराना। अब बात आती है स्प्लिट और मर्जर, इससे कैसे बचा जाए, इसकी खामियां कैसे दूर हो। तो जब ये कानून 85 में राजीव गांधी के द्वारा बना, तब ये कहा गया कि अगर पार्टी से 1/3 मेंबर्स छोड़ कर जाते हैं तो एक अलग पार्टी के रूप में मान लिए जाते हैं। लेकिन बाद में इसमें हटा दिया गया, सुधार कर दिया गया। अब क्या हो गया है? अब इसमें हो गया है 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर वो जाएंगे तो वो अपना पार्टी अलग बना के शामिल हो सकते हैं। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आएगा। अब बात आती है क्या एंटी डिफेक्शन नहीं है। तो यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी या अन्य किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक दूसरे में मर्जर हो जाता है तो उसे पॉलिटिकल विभाजन नहीं कहेंगे। यदि एक पार्टी के निर्वाचित सदस्य द्वारा एक नया राजनीतिक दल बना लिया जाता है तो इसे भी एंटी डिफेक्शन नहीं कहेंगे। यदि एक या वैकल्पिक जितने भी सदस्य हैं उन्होंने 2 दलों के बीच में विलय को स्वीकार नहीं किया है, वो अलग अपना रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी 2 पार्टियों का विलय होता है, उसमें कुछ सदस्य उस विलय को स्वीकार नहीं करते तो वो अपना एक पार्टी के रूप में रह सकते हैं और ऐसे विलय के समय से एक अलग समूह के रूप में प्रदर्शन करने का विलय वो कर सकते हैं। अब बात उठती है क्या इस डिस्क्वालिफिकेशन जो है अंदर जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। पहले नहीं आता था, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया कियोतो होलोहान वर्सेस जाचिबू। इसमें ये कह दिया गया कि 10th शेड्यूल में जो भी
चीज़ें हैं उनका सुप्रीम कोर्ट रिवीज़न कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। अब बात आती है क्या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कर्टेल कर सकता है राइट ऑफ स्पीच? नहीं। इट हैड कियोतो हॉलोहान वर्सेस जाचिलू में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया दैट दिस लॉ डज नॉट वायलेट एनी राइट्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स। थैंक यू वेरी मच।